Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss first law of thermodynamics. इससे पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं इंटीग्रल फॉर्म में कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन में राइट किए हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ जो था और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन डिस्कस कर लिए। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन से पहले इसकी वही जो रेट इक्वेशन थी हम उसको राइट करेंगे कि डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट। ये 4.4 इक्वेशन है। अगर आप लोगों को याद हो, जो 4.1 इक्वेशन थी दैट वाज कंटिन्यूटी इक्वेशन या डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने सेकंड इक्वेशन जो की थी दैट वाज मोमेंटम इक्वेशन या फिर न्यूटन सेकंड लॉ जिसे हमने नाम दिया था। थर्ड इक्वेशन जो हमने की थी दैट वाज एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डी कैपिटल टी इक्वल था। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो थी हमारे पास हीट ट्रांसफर माइनस वर्क डन क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट रेट ऑफ वर्क डन। फिर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसके अंदर जो ई था उसको कैसे डिस्क्राइब करवाया। ई की डेफिनेशन हमने जो लिखी है दैट इज इंटेग्रल ई डी एम, इंटेग्रल ई डी एम। और इसके अंदर ये जो स्मॉल ई है ये टोटल एनर्जी है, जिसके आगे फर्दर नेक्स्ट कंपोनेंट्स थे जिनके अंदर हमारे पास यू था, वी स्क्वायर ओवर 2 था, जी एच था। तो हमने डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो राइट किए थे। ये आ गए हैं वो कंपोनेंट। ए इज इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जी। अच्छा, जब ये कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए तो इस रेट इक्वेशन को कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन में लिखने के लिए, डी एन ओवर डी टी की फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये कहा था कि हम जब भी एन को ई से रिप्लेस करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग जो ईटा है इस डी एन ओवर डी टी वाली इक्वेशन में, उसमें ईटा की जगह पे ई पुट कर देंगे, स्मॉल ई। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि ईटा की जगह पे स्मॉल ई हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये वैल्यू यहाँ पे देखें, ये डी एन ओवर डी टी होता था यहाँ पे, पार्शल ओवर पार्शल टी कंट्रोल वॉल्यूम ई रो डी वी प्लस सरफेस इंटीग्रल ई रो वी डॉट डी ए। और ये भी हमने कहा था कि यहाँ पे ईटा हुआ करता था, ईटा रो डी वी, तो ईटा की जगह पे हमने ई पुट कर दिया। सिंस द सिस्टम एंड द कंट्रोल वॉल्यूम कंसाइड एट टी नॉट पे सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सेम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट एट सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम वो सेम है, तो हम डी एन ओवर डी टी को सिस्टम इक्वेशन कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन वाली ही पुट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा कि जो सिस्टम रेट इक्वेशन है कंट्रोल वॉल्यूम के लिए भी यही वाली इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है। हमने अप्लाई करवा दी, क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इक्वल पार्शल पार्शल टी कंट्रोल वॉल्यूम ई रो डी वी प्लस इंटेग्रल ई रो वी डॉट डी ए। यहाँ पर ई की वैल्यू जो भी थी वो हमने यू प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जी। नोट दैट फॉर द स्टडी फ्लो द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट साइड इज ज़ीरो। स्टडी के लिए क्या होगा, कौन सी टर्म की बात की जा रही है,
इस टर्म की बात की जा रही है कि स्टडी के लिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल ओवर पार्शियल टी है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास इन केस ऑफ स्टडी फ्लो क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। वेल फिर इस इक्वेशन 4.54 यही वाली इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो ये है। इस इक्वेशन में अगर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ इज दिस द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, वो कह रहा है कि क्या यही जो इक्वेशन है यही यूज़ की जाती है इवन फॉर स्टडी फ्लो। इक्वेशन 4.54 इज नॉट क्वाइट द सेम यूज्ड इन अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। वो कह रहा है कि ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा स्टडी फॉर्म भी हो, चाहे यानी कि स्टडी फॉर्म हो, ये टर्म ज़ीरो भी हो जाए, तो फिर भी ये आम रूटीन में यूज़ नहीं करते हम, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं, टू obtain a formulation suitable and convenient for problem solution, let's take a closer look at the work term। तो हम क्या करते हैं, वर्क टर्म को चेक करते हैं, वर्क टर्म को कंसीडर करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये जो रेट ऑफ वर्क डन की अब बात हो रही है कि ये जो यूज़ नहीं होती अगर इक्वेशन, तो फिर कौन सी यूज़ होती है, वो यूज़ होती है जिसमें रेट ऑफ वर्क डन की बात की जाए, डब्ल्यू डॉट की बात की जाए। तो डब्ल्यू डॉट फिर क्या होगा, किस टाइप का होगा, ये कैसे यूज़ होगा, वो यहाँ पे है कि डब्ल्यू डॉट के लिए ज़्यादातर जो फिर यूज़ किया जाएगा वो ये काम यूज़ किया जाएगा। ये डिफरेंट टर्म्स आएंगे कैसे, द टर्म डब्ल्यू डॉट इन इक्वेशन 4.54, यानी कि ये तो यूज़ होनी ना हो रही, क्योंकि डब्ल्यू डॉट की जगह पे कुछ और टर्म्स यूज़ होती हैं। तो वो टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं और किस फॉर्म में यूज़ होती हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो अब हम रेट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, या उन टर्म्स जिसके बारे में वो कह रहा है कि ये इस तरीके से यूज़ नहीं होती, तो वो कैसे यूज़ होनी है उनके बारे में हम बात करते हैं। द टर्म डब्ल्यू डॉट इन इक्वेशन 4.54 has a positive numerical value when the work done by the control volume, जिस तरह हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, कि हमारे पास पॉजिटिव होती है जब वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो डब्ल्यू डॉट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन जो है हमारे पास जो है नेगेटिव होता है, अपोजिट साइन होगा जब वर्क इज डन ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो डब्ल्यू डॉट जो रेट ऑफ वर्क डन है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो उसकी जो फॉर्म बन गई वो ये बन गई डब्ल्यू डॉट की कि वर्क डन सरफेस, ये शाफ्ट वर्क है डब्ल्यू एस को, और ये नॉर्मल वर्क डन है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस और ये अदर। अब हम इनको ना सारों 4 टाइप्स ऑफ वर्क डन हैं, इन चारों को अलग-अलग से ब्रीफली चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल नेमिंग क्या है या फिजिकल मीनिंग क्या है, टोटल जो रेट ऑफ वर्क डन है इसके। वी शैल डेजिग्नेट शाफ्ट वर्क WS, and hence the rate of work transferred out through the control surface by shaft work is designated as W dot S। तो shaft work basically क्या है, this is rate of work done transfer out through the control volume by shaft work। ये है जी हमारे पास W dot S, AWS dot। Example of shaft work are the work produced by the steam turbine। steam turbine के जरिए जो होगा वो शाफ्ट वर्क की एग्जांपल है किसी भी पावर प्लांट के अंदर, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर
कंप्रेसर को रन करने के लिए। देखें जब टरबाइन होता है तो टरबाइन खुद चूँकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, और रेफ्रिजरेटर है दैट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो दोनों के स्टेटस के अंदर बेसिकली क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इसी वजह से एक के साथ पॉजिटिव लिखा है जब बाय द सिस्टम है, और जब ऑन द सिस्टम है रेफ्रिजरेटर को वर्क करवाने के लिए उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो नेगेटिव वर्क शाफ्ट वर्क हमारे पास शो हो रहा है। तो ये W.S क्या हो गया, ये वर्क ट्रांसफर आउट थ्रू द कंट्रोल सरफेस हो गया बाय द शाफ्ट वर्क। अच्छा जी, शाफ्ट वर्क के बाद इसकी फर्दर एक और टाइप है, वो क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय नॉर्मल स्ट्रेसेस एट द कंट्रोल सरफेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो वर्क डन है उसको हमने क्या कहा है, रिकॉल दैट वर्क रिक्वायर्स अ फोर्स टू एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। ऑब्वियसली किसी भी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जब वर्क डन होता है तो ज़ाहिर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए होती है हमें, कि फोर्स अप्लाई हो तो फिर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो इस सारे वर्क प्रोसेस के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। व्हेन द फोर्स एक्ट थ्रू आर इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। तो अगर हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई हो, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स अप्लाई हो, तो जो वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो उस वर्क डन की ये वैल्यू हो गई। टू obtain the rate at which the work is done by the system, divide the time increment delta t and take limit as delta t approaches to zero। तो हम क्या करते हैं, जिस रेट से वर्क हुआ है फोर्स की वजह से, तो हम क्या करते हैं उसको डेल्टा टी पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वर्क फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पे, ताकि डब्ल्यू डॉट कंप्लीट डेरिवेटिव आ जाए। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, क्योंकि हम रेट ऑफ वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो रेट ऑफ वर्क डन के लिए डेल्टा टी पे डिवाइड होना मस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डेल्टा टी पे डिवाइड कर लिया इसको। अच्छा, जब डेल्टा टी पे डिवाइड किया तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू जो होता है वो एफ डॉट एस है, तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे एफ डॉट डी एस हमने पुट कर दिया, एफ डॉट डी एस ओवर डेल्टा टी। तो डब्ल्यू डॉट की जो वैल्यू आ गई वो एफ को हमने एज इट इज़ रखा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डी एस ओवर डी टी, यानी कि किन किन टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, इस वैल्यू को, इसको और इसको, ये तीनों आपस में इकट्ठे कर दी, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डी एस ओवर डेल्टा टी, इसका अपना एक नाम है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ वेलोसिटी बेसिकली, वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू डॉट क्या आ गया, एफ डॉट वी। We can use this to compute the rate of work done by the normal and the shear stresses। हम इसको इस रेट ऑफ वर्क डन को नॉर्मल और shear stresses फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कंसीडर द सेगमेंट ऑफ द कंट्रोल सरफेस शोन इन फिगर फॉर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। अच्छा, ये हम देखते हैं इसको 4.6 डायग्राम को। अच्छा, ये वही आई थिंक सो के कंसीडर द सेगमेंट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम एज शोन इन डायग्राम 4.6, ये रही कि हमारे पास ओवरऑल कंट्रोल सरफेस थी, इसका ये डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट हमने सपोज कर लिया, और इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे होंगे, ऑब्वियसली दे विल बी ऑफ टू टाइप्स। एक नॉर्मल डायरेक्टेड होगा, एक सरफेस के अलॉन्ग होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। जो अलॉन्ग द सरफेस है उसको हमने शेयर स्ट्रेस का नाम देना होता है, और जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको हमने नॉर्मल स्ट्रेस का नाम दिया। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो टाउ डी ए होगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेस को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया था, और नॉर्मल स्ट्रेसेस को हमने सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। तो टाउ डी ए, और ये आ गया सिग्मा एन एन इंटू डी ए। तो ये शेयर स्ट्रेसेस हैं, और दूसरे जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं जी,
For an element of area dA, we can write an expression for the normal stress force dF normal. It will be given by the normal stresses sigma nn multiplied by vector area element dA. तो ये इसको आप लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एरिया एलिमेंट dA. तो dF नॉर्मल रेट ऑफ वर्क डन ऑफ द एरिया एलिमेंट, रेट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, F डॉट V था, तो अब हमने क्या ले लिया है, नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए हम देख रहे हैं, तो हमने dF नॉर्मल, क्योंकि अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है dA एलिमेंट के ऊपर, दैट इज dF नॉर्मल डॉट V. तो नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स का जो था दैट वाज सिग्मा एन एन dA, ये अभी हमने देखा था, ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स जो थी दैट वाज सिग्मा एन एन dA. तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा एन एन dA. तो dF नॉर्मल की जगह पे ये आ गया, F डॉट V था, तो dF नॉर्मल डॉट V, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, सिंस द वर्कआउट acrosses the boundaries of the control volume is negative of the work done on the control volume, कि वर्क डन ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम हुआ नॉर्मल केसेस में, तो टोटल रेट ऑफ वर्क आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से वर्क आउट है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज है, तो नेगेटिव ले लिया हमने. तो W डॉट नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस, आउटवर्ड डायरेक्टेड है, वर्क आउट है, तो सिग्मा एन एन dA डॉट V ओवर द होल सरफेस. तो उसको इस फॉर्म में भी dA डॉट V की जगह पे V डॉट dA आप लोग लिख सकते हैं एज डॉट प्रोडक्ट, इस कम्यूटेटिव को म्यूट कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको लिख लिया. वर्क डन बाय द shear stresses एट द कंट्रोल सरफेस. इसी तरीके से shear stresses की वजह से हम वर्क डन को देखते हैं कंट्रोल सरफेस पे, एट द कंट्रोल सरफेस. Just as work done by the normal stresses at the boundaries of the control volume, so may work be done by the shear stresses. जैसे नॉर्मल स्ट्रेसेस ने वर्क डन के अंदर अपना रोल प्ले किया है, ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रेसेस की तरह shear स्ट्रेसेस भी जो हो सकते हैं, shear स्ट्रेसेस की वजह से भी वर्क डन अकर कर सकता है. अच्छा, अगर वो कर सकता है तो फिर क्या होगा, as shown in figure 4.6, the shear force acting on an element of area of the control volume, area of the control surface is given by, तो जाहिर है हमने जो बात की थी along the surface है, तो shear stress on the surface, control surface क्या होगा, dF shear is equal to tau dA. अच्छा, dF shear अगर tau dA है, where the shear stress vector tau is the shear stress acting on in some direction in the plane of dA. जहाँ पर shear stress vector tau क्या है, shear stress है जो कि dA डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इन द प्लेन ऑफ dA, क्योंकि दो तरह की होती हैं चीज़ें dA, एक ये dA एरिया है और एक एरिया वेक्टर होता है जो आउटवर्ड वर्टिकली आउटवर्ड होता है. तो ये हम स्केलर dA प्लेन की बात करें. रेट ऑफ वर्क डन ऑन द इंटायर कंट्रोल सरफेस बाय shear स्ट्रेस इज गिवन एज, तो वर्क डन क्या होगा, F डॉट डी होता है, F क्या है, टाउ डी ए, F की वैल्यू तो ये आ गई ना टाउ डी ए, ये वाली वैल्यू टाउ डी ए, और W डॉट की वैल्यू जो है थी F डॉट वी, तो F की जगह पे वो आ गई डॉट वी आ जाएगा, डॉट वी. तो डी ए डॉट वी को वी डॉट डी ए उसने यहाँ पर राइट किया है. सिंस द वर्क आउट ऑफ द क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम is the negative of the work done on the control volume, rate of work out of the control volume due to the shear stress is given as, ये फिर वही बात है कि ये वर्क आउट है ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन के साथ डिनोट कर देंगे. ये ले जी, अब हमने shear stresses की वजह से तीन तरह के वर्क डन हम देख लिए. पहला शाफ्ट वर्क को एक्सप्लेन कर दिया कि शाफ्ट वर्क क्या है. दूसरे नंबर पे हमने वर्क डन बाय नॉर्मल स्ट्रेसेस, तीसरा वर्क डन बाय shear stresses देख लिया. अब इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ वर्क, अच्छा W shear क्या आ गया, W shear को
दिस इंटेग्रल इज बेटर एक्सप्रेस्ड एज थ्री टर्म्स। अच्छा, फिर शेयर स्ट्रेसेस के अंदर भी फर्दर क्या है, इसकी अपनी सब क्लासिफिकेशन। देखें, हम तो ये कह रहे थे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो इस फॉर्म में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस फॉर्म में इस फॉर्म में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये जो टर्म है इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये मज़ीद क्लासीफाई की जा सकती है। अच्छा, फिर हम इस डब्ल्यू डॉट को क्लासीफाई करने निकले तो हमने फिर ये कहा कि डब्ल्यू डॉट यूँ क्लासीफाई की जा सकती है, इसके कंपोनेंट कि डब्ल्यू शाफट वर्क भी निकाल लिया, नॉर्मल भी निकाल लिया। अब शेयर जब निकालने जा रहे थे तो फिर हमने कहा ये शेयर जो है मज़ीद क्लासीफाई हो सकती है। अब हम शेयर को मज़ीद क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसकी, कि उसकी फर्दर थ्री टर्म्स आ गई हैं। कैसे कि इसके अंदर शाफट, shear stress due to shaft work, solid surface on the solid surface and different ports. We have already accounted for the first term since we include shaft previously. At solid surface v is equal to 0, so the second term is 0. Solid surface पे हमारे पास velocity 0 होती है no slip condition की वजह से। Thus shear stress जो है वो due to the ports है। This the last term can be made zero by proper choice of control surfaces. If we choose a control surface that cuts across each port perpendicular to the flow, then dA is parallel to V. Since tau is the plane of the tau is in the plane of dA, tau is perpendicular to V. Thus for the control surface perpendicular to V, यानी कि हम अगर ऐसा ड्यू टू पोर्ट्स अगर हम बात कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम अगर सिलेक्शन वो वाली ले लें कि उसमें कट वहाँ पर मौजूद हो, या पोर्ट्स के पास वहाँ पे कट मौजूद हो जहाँ पर डी ए और वी जो हैं दोनों क्या हों, पैरेलल हों। डी ए और वी पैरेलल हों तो टाओ वी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब टाओ और वी दोनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे तो टाओ डॉट वी क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर आ गए तो परपेंडिकुलर के केस के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास ये वो होगी एक स्पेसिफिक यूँ कह सकते हैं केस हो गया कि इन केस के अगर आप लोग ये सिचुएशन लेते हैं जिसमें कट वहाँ पे लगाया जाए कि डी और वी जो है एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उस केस में हमारे पास शीयर स्ट्रेसेस वाला जो कंपोनेंट है ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा रह गया रेट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कुड बी एडिड टू द कंट्रोल वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जैसे कि लेज़र बीम है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सच एज सच कंट्रीब्यूशन विल बी एब्सेंट बट शुड नोट दैम इन आवर जनरल फॉर्मुलेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि रेट ऑफ वर्क डन जो है ड्यू टू सम अदर फिनोमिना, ड्यू टू सम एब्सेंट कंडीशंस हो सकता है जो हम यहाँ पर फ़िलहाल इस केस में या कुछ केसेस में ना कर रहे हों इंक्लूड। लेकिन जब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं ओवरऑल, तो जनरल एक्सप्रेशन में तो हमें हर चीज़ को काउंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से कहा कि उसने हम ओवरऑल जनरल एक्सप्रेशन के अंदर सारी चीज़ों को एक बार क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ओके, तो ये काउंट कर लिया तो डब्ल्यू डॉट क्या आ गया, शाफ्ट वर्क, ये हमारे पास नॉर्मल वर्क डन, दैट वाज शेयर वर्क डन एंड दैट वाज अदर वर्क डन। तो जो इक्वेशन हमने ये वाली राइट डाउन की थी, ये इक्वेशन जो राइट डाउन की थी, इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये वाले, इस सारे की वैल्यूज़ आ गई हैं वो। और ये चाहिए किसके लिए थी, चाहिए थी इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, सॉरी हाँ, इसमें डब्ल्यू डॉट की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी थी। तो ये जो वैल्यूज़ आई डब्ल्यू डॉट की जगह पे आ गई, तो इस इक्वेशन में 4.54 के अंदर ये इसकी जो आंसर्स आए हैं, ये वाले, इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पर। तो वो जो इक्वेशन है 4.54, उसकी अब न्यू फार्मेशन क्या बन गई, वो ये बन गई। इसके अंदर ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ आई हैं ये वही हैं जो डब्ल्यू डॉट की जगह पे आई हैं।
जो किसकी जगह पे आई हैं, W डॉट की जगह पे आई हैं। तो W डॉट की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये बन गई। तो इसका मतलब अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ज़रा ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर पाए हैं, उसके तमाम कंपोनेंट्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाए हैं कि कुछ कंपोनेंट्स जो वहाँ पर इकट्ठे थे, जो आम रूटीन में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे थे, उनको हमने कंपोनेंट वाइज या यूँ कर डिफरेंट फॉर्म में जो है राइट कर लिया है। रीअरेंज दिस इक्वेशन वी ऑब्टेन। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट, ये कुछ टर्म्स को आगे पीछे किया है, इंटेग्रल टर्म्स को सारियों को एक साइड पे लगे हैं। रो जो है वो 1/न्यू होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, रेसिप्रोकल होती है डेंसिटी। तो इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल सिग्मा एन एन जो है वी डॉट डी ए जो है वो न्यू डॉट रो, मतलब न्यू भी खुद से इंसर्ट करा दिया, रो भी, सो दैट कि हम यहाँ पे इसकी जगह पे रो और न्यू है तो रो को क्या ले सकें, कॉमन ले सकें, ई माइनस सिग्मा एन एन न्यू। ये कोई स्पेसिफिक रिलेशन या स्पेशल रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि विस्कस इफेक्ट्स कैन मेक द नॉर्मल स्ट्रेसेस डिफरेंट फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रेशर। तो जो विस्कस इफेक्ट्स हैं इस नॉर्मल स्ट्रेसेस को नेगेटिव ऑफ प्रेशर से डिफरेंट बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहा है बहुत सारे जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर सिग्मा एन एन जो है, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, वो नेगेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रेशर के इक्वल ही होते हैं। तो ई माइनस सिग्मा एन एन न्यू, इसमें जो सिग्मा एन एन है उसकी जगह पे पी जो है हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। तो ई प्लस पी न्यू इंटू रो, और फाइनली सब्स्टिट्यूटिंग ई की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, u प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जी। तो यहाँ पे देखें ई था और यहाँ पे जो ई था, उन दोनों इसके अंदर तो ये उसी तरह रहने दिया, इस टर्म के अंदर ई की जगह पे u प्लस वी स्क्वायर ओवर ओ प्लस जी जी, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये जो है अब फाइनली हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई है, जिसके अंदर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है, जिसके अंदर हमने तमाम टर्म्स को सेपरेट सेपरेट भी लिख दिया है और बड़ी ही ब्रीफ फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो जनरेट हुई है। लिख लें आप लोग बेशक इसको जल्दी से। ईच वर्क टर्म इन इक्वेशन 4.56, इसके अंदर हर जो वर्क टर्म है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम ऑन द सराउंडिंग, कि कंट्रोल वॉल्यूम की वजह से सराउंडिंग पे जो वर्क डन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है। नोट दैट इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर कन्वीनियंस द कम्बिनेशन ऑफ u प्लस पी न्यू, इस सारे को जो है इकट्ठा इंथैल्पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे h भी कहीं पे नज़र आ सकता है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो रिजल्ट आ गया है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्मूलेशन या इंटेग्रल फॉर्म का जो रिलेशन है वो ये आ गया है। वेल इसमें अब हम चूँकि जैसे हमने पहले भी जितनी भी इक्वेशंस राइट डाउन की हैं या ड्राइव की हैं, उन सब के अंदर ही हमने क्या काम किया था
उन सब में जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला हमने पढ़ा, यूज़ किया, उसके बाद उससे रिलेटेड उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, उनको हमने ज़रूर देखा। तो अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि आप हम इस एग्जांपल को देखेंगे। जल्दी से स्टेटमेंट को देखिएगा जी, रीड करेंगे क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। एयर एट 14.7 पाउंड स्क्वायर पर इंचज ऑफ एरिया, यानी कि इस प्रेशर पर 70 degree Fahrenheit enters a compressor with negligible velocity and discharges at 50 pound square per inches of area of pressure। अच्छा, ये उसने कहा कि इस टेम्परेचर पर इतना प्रेशर जो है, इसके साथ एक कंप्रेसर के अंदर जो एयर है वो इन हो रही है, और इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के साथ जो है डिस्चार्ज हो रही है किसी पाइप में से, और जिस पाइप से डिस्चार्ज हो रही है उसका एरिया है जी 1 फीट स्क्वायर। द फ्लो रेट इज़ 20 पाउंड मास पर सेकेंड। मास फ्लो रेट ये है हमारे पास। द पावर इनपुट ऑफ द कंप्रेसर इज़ 600 हॉर्स पावर, और इसकी जो पावर है, जो वहाँ पे पाइप है, मोटर है, कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद है, उसकी पावर दी हुई है। डिटरमाइन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, ये जो चीज़ें गिवन हैं, हम सबसे पहले तो उनका ख्याल रखेंगे कि क्या कुछ हमें गिवन है। गिवन पहली बात तो ये कि गिवन के अंदर एयर जो है वो एरिया 1 से जो है वो एंटर हो रही है, और 2 से जो है वो लीव कर रही है। कंडीशंस गिवन है कि एरिया 1 पे ये हमारे पास प्रेशर है, वेलोसिटी जो है वो 0 एज्यूम की हुई है हमारे पास, विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी है। नेग्लिजिबल वेलोसिटी है तो इस वजह से जो इनलेट वेलोसिटी है उसको क्या कर दिया हमने, ज़ीरो एज्यूम कर लिया है, क्योंकि नेग्लिजिबल मीनिंग में यही है कि आलमोस्ट जो है वो ज़ीरो ही एज्यूम करके हम चलेंगे। अच्छा, फ्लो रेट, अच्छा बाकी सारी चीज़ें यहीं पे आ गई ना, कि वेलोसिटी ये दी हुई है, टेम्परेचर ये है, और एंड सेक्शन पे का एरिया जिस पाइप से जा रहा है उस पाइप का एरिया ये है, और प्रेशर ये है। हीट ट्रांसफ़र आपने बताना है। अब हीट ट्रांसफ़र की जब बात आ गई तो इसका मतलब जो गवर्निंग इक्वेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कंटिन्यूटी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एज एन गवर्निंग इक्वेशन ले लेते हैं। ये वही कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले रेट इक्वेशन को कन्वर्ट किया था dN/dt के अंदर, ईटा की जगह पे 1 और एम की जगह एन की जगह पे एम पुट करके। तो ये वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और ये वो गवर्निंग इक्वेशन है जो कि अभी हमने ड्राइव की थी। तो इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, जब हम अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को या इन गवर्निंग इक्वेशंस को, तो हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। क्या एजम्पशंस ले लेते हैं? पहली एजम्पशन ले लेते हैं कि फ्लो स्टेडी, स्टेडी फ्लो लेते हैं। प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म ओवर इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन, इसी तरीके से यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ले लेते हैं इनलेट पे और आउटलेट पे। ट्रीट एयर एज एन आइडियल गैस,
एयर को आइडियल गैस एज्यूम कर लेते हैं सो दैट कि आइडियल गैस को इनको इसके ऊपर क्या किया जा सके, अप्लाई कराया जा सके। क्योंकि याद रखिएगा जो भी एजम्पशंस हैं वो सारी की सारी किस काम के लिए होती हैं, ताकि हमारा ये जो इसका जो मॉडल बने हैं या जब हम इसको सॉल्व कर रहे हों तो वो सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाए, ये हमारा जो मॉडल है वो जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हो जाए, इक्वेशंस शॉर्ट हो जाए, यूँ कह सकते हैं आप लोग। स्टेडी फ्लो properties uniform inlet outlet cross sectional area, treat air as an ideal gas, area of control volume at 1 and 2 perpendicular to the velocity। इस वजह से shear stresses जो हैं along the surface जो rate of work done है वो जीरो है। ये देखें velocity इधर आ रही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यूँ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और v जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट cos 90 जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो shear stress component है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, उसकी रीज़न है ना, यहाँ पे देखें ये शेयर वाला जो कंपोनेंट था ये रहा, ये वाला v डॉट डी ए, इसके अंदर हमने ये कहा था कि जिसमें डी ए और पैरेलल हो v, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इनलेट काइनेटिक एनर्जी इज़ नेग्लिजिबल, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो है इनलेट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो चूँकि हमने स्टार्ट में नेग्लिजिबल वेलोसिटी ली हुई है, तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इनलेट पे है, ऐसा ऐसा इनलेट पे है। और साथ ही Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब है कि हाइट डिफरेंस कोई नहीं है, इसका मतलब हाइट डिफरेंस कोई नहीं है। यूज द अजम्पशन लिस्टेड, द फर्स्ट लॉ बिकम्स, इन अजम्पशंस को यूज़ करते हुए Q डॉट माइनस W डॉट S इज इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम इंटेग्रल U प्लस पी न्यू प्लस वी स्क्वायर ओवर रो प्लस जी जी इंटू रो वी डॉट डी। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, और क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस इंटेग्रल एच प्लस, क्योंकि ये उसने पहले बता दिया था कि यू प्लस पी न्यू जो है इसको भी हम डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्या कर सकते हैं, एज एन एंथैल्पी कंसीडर करते हैं या एज एन एंथैल्पी देखते हैं, तो इन पहली दोनों टर्म्स को हम एच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एच प्लस वी स्क्वायर ओवर टू प्लस जी जी रो वी डॉट डी है, ये वही है आर्टिकल के अंदर भी। ये देखें यहाँ पे उसने बता दिया था कि ईच वर्क टर्म इन इक्वेशन 4.56 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ वर्क डन, अलग वर्क डन थी। और इन थर्मोडाइनमिक्स में फॉर कन्वीनियंस द कम्बिनेशन ऑफ यू प्लस पी न्यू, जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी है, व्हाट इज ऑफन कॉल्ड अ फ्लो वर्क, इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एंड रिप्लेस्ड विद एंथैल्पी। इसको एंथैल्पी से भी कहता है कि डिनोट किया जा सकता है। तो एच प्लस वी स्क्वायर ओवर टू इंटू जी जी, तो दोनों केसेस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यू डॉट की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई डब्ल्यू डॉट एस प्लस ये उसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वी और ए अपोजिट साइन में है इनलेट पे, कि वी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एरिया जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। और बाद वाले में एरिया वेक्टर और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगी, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट एज इट इज़ आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा पहले वाले केस में। स्टडी फ्लो के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पहली जो इक्वेशन ली थी वो क्या आ जाएगी, उसमें पार्शियल ओवर पार्शियल टी वाली टर्म जो है वो ख़त्म होगी, तो सिर्फ ये बच गई। इसके ऊपर हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करवाया है तो रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू, और ये जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है डी एम ओवर डी टी है,
या एम डॉट से डिनोट इसको कर सकते हैं। तो क्यू डॉट की जगह पे जो ये एक्सप्रेशन था, इसमें रो वन वी वन रो टू वी टू ए टू, इन दोनों की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, एम डॉट रिप्लेस कर दिया है। तो ये इक्वेशन इस टाइप की हो गई। और z1 इज इक्वल टू z2 थी। एक और एजम्पशन भी हमने ज्यूम की हुई थी कि हाइट का इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट का कोई चक्कर नहीं है। तो z1 इज इक्वल टू z2 होगा तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। Assume that air behaves as an ideal gas with constant Cp। एयर जो है वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही है। तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू सी पी इंटू T2 माइनस T1। तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होगी वो वाली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये देखें जल्दी से, अब यहाँ पे किसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट हुई है, जल्दी से नोट करें। क्या किया हमने, H2 माइनस H1 की जगह पे उसकी वैल्यू Cp T2 माइनस T1 यहाँ पर सब्सिट्यूट की गई है। तो बाकी वैल्यूज एज इट इज रही। Z2 माइनस Z1 जो है वो उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज जो थी वो वाली पुट कर दी है। फ्रॉम कॉन्टीन्यूटी रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू और इक्वल टू एम डॉट था। तो रो टू वी टू ए टू में से V2 की वैल्यू निकाली हमने एम डॉट ओवर, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू और एम डॉट है। तो यहाँ से हम रो टू वी टू या ए टू की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हमने V2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है या सेपरेट से फाइंड आउट की है। V2 इज इक्वल टू एम डॉट ओवर रो टू ए टू। और P2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, P इज इक्वल टू रो आर टी, P2 इज इक्वल टू रो टू आर टू टी। अच्छा, V2 का जो आंसर आया M2 डा ओवर, ये जो सारी वैल्यू है ना ये इस रो 2 की वैल्यू पुट की। रो 2 की जगह पे क्या आएगा, P2 ओवर RT2 और 1 ओवर रो 2 होगा तो RT2 ओवर P2। ये जो नीचे R2 रो 2 था उसकी जगह पे यहाँ से वैल्यू इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन में से रो 2 की वैल्यू निकाल के इस रो 2 की जगह पे पुट की गई है। हाँ, तो ये वाला रिलेशन जनरेट हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ बाकी जो है वो सब्सिट्यूट कर देंगे साथ साथ हम। तो जब ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट की, एम डॉट दिया हुआ था पाउंड मास पर सेकंड जो है, और एरिया है A2, आर की वैल्यू, फिर टी की वैल्यू, फिर उसके बाद प्रेशर की। ये जो बाद में है ये यूनिट कन्वर्शन के लिए है, फीट को इंचेस को फीट में कन्वर्ट करना, या ओके ये इंचेस था ना तो उसमें फीट में कन्वर्ट किया। तो V2 का जो फाइनल आंसर था ये हमारे पास आ गया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने इसको चेक करना है कि क्या यही आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि जो पावर थी सारे के दौरान, पावर इनपुट इज़ टू कंट्रोल वॉल्यूम, सो W डॉट एस शाफ्ट वर्क इज इक्वल टू -600 हार्स पावर। तो WS की वैल्यू भी आ गई और Q डॉट, तो Q डॉट जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो हमने मालूम करना है उसकी वैल्यू में WS की वैल्यू भी पता है, M डॉट की वैल्यू भी पता है, CP कांस्टेंट है हमारे पास, और बाकी सारी वैल्यूज़ ही, अब टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों का हमें पता है। V की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, B82 जो आपने फाइंड आउट किया है। तमाम वैल्यूज़ को क्या कर दिया है,
सब्स्टिट्यूट कर दिया है और एक दूसरे यूनिट के अंदर उसकी कन्वर्शन साथ साथ रही। तो ये हमारे पास जो है वो क्यू डॉट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर आ गया। इसको जल्दी से देख लें, जहाँ पे जिस यूनिट का कोई इशू है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देख लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में साथ साथ में पूछ लूँगा आप लोगों से। BTU पूछा है आपने। BTU ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट डिनोट करते हैं। BTU टेम्परेचर यूनिट है। एनर्जी, बेसिकली एनर्जी। F.D की जगह पे। ओके, सिमिलर वे से ये टैंक फिलिंग की एक एग्जांपल दी गई है, इसको आप लोगों ने देखना है। हाँ, अब उसके बाद हमारे पास आ गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करने से पहले शॉर्ट फॉर्म में है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले अब मैं फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अभी तक हमने क्या कुछ किया है। अभी तक हमने जो सबसे पहले इसको बेसिक इक्वेशंस जो कि हम कंट्रोल वाले फार्मूलेशन में लिखना चाह रहे थे, तो हमने उन इक्वेशंस को राइट करने के लिए जो सहारा लिया वो किस किस चीज़ का लिया कि पहले बेसिक लॉज डिफाइन करें। सबसे पहले बेसिक लॉज के बारे में बताया, बेसिक इक्वेशंस उनके बारे में कि बेसिक लॉज हैं कौन कौन से। फिर उन्हीं बेसिक लॉज को सॉल्व करते हुए क्या प्रोसेस यूज़ किया कि जब उन बेसिक लॉज के बारे में बता दिया, फिर उनकी रेट इक्वेशंस बना ले, मतलब उनको मैथमेटिकल फॉर्म में वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया। फिर कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन में जब उनको लिखना था तो हर एक की अलग-अलग से फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन में लिखने के बजाय हमने कहा कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोसीजर यूज़ कर लें जिसके ज़रिए हम क्या कर लें, अलग-अलग की बजाय इकट्ठा ही एक ही एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी के लिए प्रूव कर दें और वो सारे के सारे लॉज के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हमने एन को एज एन सिंगल एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर तमाम बाकी लॉज का जो है अप्लाई, मतलब उसकी जो बेसिक रेट इक्वेशन से कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन या इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का फार्मूला ड्राइव कर लिया। फिर उसी को यूज़ करते हुए हमने कंजर्वेशन ऑफ मास को भी और फिर जो है न्यूटन सेकंड लॉ को भी, कंजर्वेशन ऑफ मास से कंटिन्यूटी इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के ज़रिए मोमेंटम इक्वेशन, और फिर जो है वो एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस को ड्राइव किया। इस सारे प्रोसेस के दौरान हम साथ साथ जो हैं वो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी देखते रहे हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल जो अभी मैंने बताया कि रह गई थी, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी हमने जो है इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट फाइंड आउट करना है और हीट ट्रांसफ़र इसके अंदर निगलेक्ट की गई है, इग्नोर किया गया है। तो इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही यूज़ करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ज़रिए ही इसका आप लोगों ने आंसर देना है इसको।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। रिकॉल दैट द सिस्टम फॉर्मूलेशन फॉर द सेकंड लॉ इज ds over dt of the system integral is equal to greater or equal to q dot rate of heat transfer over t। जबकि इसके अंदर जो टर्म s यूज़ हो रही थी ये टर्म एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो s जो है वो एंट्रोपी है, तो टोटल एंट्रोपी उसका फार्मूला क्या है, तो s एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंटेग्रल m एस डी एम। एस क्या है हमारे पास, एंट्रोपी ही है, एस डी एम, या फिर वॉल्यूम इंटेग्रल एस रो डॉट डी वी। फिर टू ड्राइव द कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जब कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन हम देखना चाह रहे हैं या कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन इसके लिए जब ड्राइव करेंगे तो हमने क्या कहा था, जो एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी, वो एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे हमने की थी। ये रही, ये एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी एन ले ली थी हमने। ये इसका सारा प्रूफ जो आप लोगों को मैंने पहले शेयर किया हुआ है, ये हमने रेट इक्वेशन लिखी थी कि ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास की है, ये मोमेंटम इक्वेशन की है, ये एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल है, ये क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और अब ये जो है डी एस ओवर डी टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू डॉट ओवर टी, ये हम करने के लिए जा रहे हैं। तो इन सारों के अंदर देखें रेट इक्वेशन यूज़ हो रही थी ना, तो ये रेट इक्वेशन यूज़ हो रही थी, तो हमने डी एन ओवर डी टी जिसके अंदर आर्बिट्रेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने ले ली थी एन, और उसके लिए ही एक ही रिलेशन जो है वो ड्राइव हमने कर लिया था। कौन सा रिलेशन, ये वाला, ये फाइनल रिलेशन ड्राइव कर लिया। और फिर ये भी कहा था फर्दर कि जब कभी हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जिसमें एन जो एक्सटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी है और ईटा जो है वो इंटेंसिव फील्ड प्रॉपर्टी है, तो इसमें जब कभी हमें ज़रूरत पेश आई कि एन की जगह पे कुछ और पुट करना है, तो फिर एन की जगह पे जब एम पुट करेंगे तो ईटा 1 पुट किया है हमने, एन की जगह पे पी पुट किया तो ईटा की जगह पे वी पुट किया, एन की जगह पे एच पुट किया तो ईटा की जगह पे आर क्रॉस वी पुट किया, एन की जगह पे ई पुट किया तो ईटा की जगह पे स्मॉल ई पुट किया। और अब हम लास्टली जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो एन की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, एस पुट करने जा रहे हैं, और एन की जगह पे जाहिर है जब हम एस पुट करेंगे फिर तो ईटा की जगह पे स्मॉल एस। हाँ, तो अब यही ईटा की जगह पे स्मॉल एस और एन की जगह पे जब एस करेंगे तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अचीव होना है। वो हम देखते हैं। ये हमने फर्दर फिर जो चेंजेस लेके आए थे वो थी, वेल ये एन की जगह पे एस और ईटा की जगह पे स्मॉल एस अब हम पुट कर देंगे। तो ये जब पुट करेंगे तो डी एस ओवर डी टी की जो वैल्यू बनेगी ओवर द सिस्टम दैट विल बी पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटेग्रल एस रो इंटू डी वी प्लस सरफेस इंटेग्रल एस रो वी डॉट डी ए, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसके अंदर फिर फर्दर क्या है, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम कहता है कि चूँकि टाइम टी नॉट पे सेम हो जाते हैं, तो ये जो क्यू डॉट ओवर टी जो इंटेग्रल डी एस ओवर डी टी ओवर सिस्टम है, ये सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों के लिए ये रिलेशन है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या सेम रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अगर हम सेम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम कंट्रोल वॉल्यूम रिलेशन यूज़ कर लेंगे। तो इंटेग्रल सी एस क्यू डॉट ओवर ए डॉट डी ए उसी तरीके से हमने वैल्यू यूज़ कर ली। अच्छा,
क्यू डॉट है ना, इसको इंटीग्रेट किया जब डी ए के हिसाब से, तो डी ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, ए पे डिवाइड कर दिया साथ ही। इन लाइट ऑफ इक्वेशन 4.5 ए जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, और क्योंकि याद रखिएगा 4.1 जो इक्वेशन है जब भी यूज़ हो रही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, 4.1 इक्वेशन कंटिन्यूटी के लिए यूज़ हो रही है, 4.2 जहाँ पे भी यूज़ हो रही है वो मोमेंटम के लिए, 4.3 एंगुलर मोमेंटम के लिए, 4.4 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, और 4.5 जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए यूज़ हो रही है। एक तरतीब के साथ तमाम की तमाम इक्वेशंस को यहाँ पे राइट किया गया। अच्छा, तो ये तो होगी खैर इक्वेशन की बात। तो 4.5 यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और इस 4.57 को जो अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंटीग्रल फॉर्म ड्राइव की है, इन दोनों को अगर हम देखें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बना, ये क्यू डॉट ओवर टी का फार्मूला लिख दिया हमने, वो डी एस ओवर डी टी है, तो इन दोनों को इसके मुताबिक डी एस ओवर डी टी और क्यू डॉट ओवर टी, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, तो ये मेरे पास डी एस ओवर डी टी का की वैल्यू इधर आ गई, ग्रेटर आर इक्वल टू क्यू डॉट ओवर टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इन इक्वेशन 4.58 इस इक्वेशन में द फैक्टर क्यू डॉट ओवर ए, ये जो फैक्टर है ये हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया, हीट फ्लक्स क्यू डॉट पर यूनिट एरिया ओवर द एलिमेंट डी ए, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, both the local heat flux q dot over a and local temperature must be known for each area element of the control volume, और उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो उसने कहा। ओके जी, यहाँ तक अब हमने जो तमाम की तमाम रेट इक्वेशंस पहले हमने डिस्क्राइब की थी, उन तमाम को हमने क्या कर लिया है, ऐसी फॉर्म में राइट कर लिया है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम की फॉर्म में हमने उसको राइट कर लिया सबको। तो यहाँ तक ये अब तमाम की तमाम इक्वेशंस हो गई हैं। अब अगली जो हमारी मीटिंग होगी उसमें मैं सारे का रिव्यू, ये जो समरी और यूज़फुल इक्वेशंस हैं, नीचे जो चीज़ आ रही है इसकी समरी के सारे को एक दफ़ा हम सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर इसको रिव्यू करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ हम पढ़ पाए, क्या हमारा पर्पज़ था, किन किन प्रोसेस से गुज़र के हमने जो काम किया, और किन बेसिक इक्वेशंस को ड्राइव कर पाए हैं। क्योंकि जो लास्ट में ये जो समरी है इस पूरी बुक के अंदर हर चैप्टर के एंड पे, तो पूरा चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद फिंगरप्रिंट्स पे आप लोगों की आ जाती हैं सारी चीज़ें, इजीली आप इनको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एक दफ़ा समरी को देख के कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ ड्राइव किया है। ठीक है ना, तो जब भी कंप्लीट चैप्टर आप लोग इसका इस बुक से करें तो उसके फ़ौरन बाद क्या काम करें, पहला काम यही करें कि जैसे चैप्टर पढ़ा उसके बाद इसकी ये समरी जो है इसको ध्यान से, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनेंगे पेपर में तो क्वेश्चंस इसी टाइप से बनेंगे कि आप लोगों को जो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेगी, क्योंकि यहीं से देख के क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनती है। मतलब मैं अगर वैसे बताता हूँ, मास कंजर्वेशन इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे तो चूँकि वो चीज़ें बड़ी थोड़ी थी, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, यहाँ पे उसने ओवरऑल यूँ कह लें कि बड़े प्रिसाइज वे में इसको क्या किया होता है, डिस्क्राइब किया होता है। तो ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है। ये समरी है, ये सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स अगर आप लोग इसके लेना चाहें साथ साथ ले सकते हैं।